हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतिक रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल लर्निंग नीट एंड जे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन लेके आए हैं। और ग्रेविटेशन कौन इजाद किया था, कैसे आया, ये सब हम लोग पता करेंगे। याद है न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब गिरा। और कोई रहता तो सेब खा जाता मगर न्यूटन साहब ने क्या किया, उन्होंने कॉज पता किया कि यार ये क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन साहब क्या जरूरत थी भाई साहब, क्या जरूरत थी कि मतलब ये सब खोजने की, लड़कों को क्या दिक्कत, स्टूडेंट को क्या दिक्कत देने की जरूरत थी। तो उन्होंने बोला कि यार लड़के थोड़ा लापरवाह किस्म के हो रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होगा। तो वही कंटेंट देने के लिए उन्होंने एक चैप्टर निकाल दिया। इस पूरे यूनिवर्स को पढ़ने के लिए, इस पूरे अर्थ को पढ़ने के लिए, कोई चीज नीचे क्यों गिर रही है, तो उन्होंने एक चैप्टर का नाम दिया ग्रेविटेशन। उन्होंने एक चैप्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने, बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन रहा इस फील्ड के अंदर, मगर यहाँ पे जो तुम्हारे पास हैट्स ऑफ करना है वह करना है अपन लोग को न्यूटन साहब को। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन दिया। ग्रेविटेशन के अंदर इन्होंने ये कहा कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने, इनका कहना यह था कि कोई भी दुनिया में दो मास है, कोई भी दुनिया में हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास बॉडीज ले लो आप, दोनों मास बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर वो अट्रैक्ट जो करेंगे वो फोर्स कौन सा होगा, तो उन्होंने उस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने उस फोर्स का नाम दिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक ग्रेविटेशन फोर्स का नाम है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारे पास चार्ज की वजह से एक फोर्स आता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे फोर्स है, मतलब जैसे हमारे पास कोई चीज चलते हैं अपन लोग, तो एक आता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक आता है अपन लोग के पास न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है हमारे पास रस्सी के अंदर कोई चीज टंगी हुई है तो एक और फोर्स आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। तो ऐसे ऐसे हमारे पास फोर्स बहुत सारे थे। तो एक और फोर्स आया अपन लोग के पास, वो था यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास दो मास बॉडीज के बीच में हमेशा लगता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मतलब समझ रहा, एक लड़की और एक लड़का, अब जाहिर सी बात है जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं तो वह यार उसको देखेगा नहीं। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, नेचर का लॉ है, देखना तो पड़ेगा ही। तो ये चीज है हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कोई भी चीज हमेशा, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गई। जो दो मासेस है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, दो मास बॉडीज क्या है। जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंटली तुम्हारे पास हेवी बॉडीज के लिए हमारे पास अप्लीकेबल होता है, मतलब वहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा दिखता है। छोटे मास, जैसे हम लोग के मास हो गया हमारे पास 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 120 किलो, 1000 किलो भी रहेगा, तो हमारे पास मासेस हुआ फोर्स। ऐसा नहीं कि दो मासेस ऐसे रखा हुआ है और सर ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा। हमारे पास मान लो कि सपोज करो ये हमारे पास दो मास, दो पेन है, सर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। सर अट्रैक्ट तो करना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, मगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी कम है, इतनी कम है कि वह आपको दिखेगा नहीं अपने आंखों से, और उसका इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। और जब इफेक्ट दिखेगा नहीं तो कैसे आप बताओगे भाई साहब, कैसे आप पता कर पाओगे कि ये हमारे पास फोर्स दिखेगा ही नहीं, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत कम है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो अगर मैग्नीट्यूड कम है तो सर उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू बता दीजिए आप। फोर्स है तो सर ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो इसीलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर का नाम, दैट इज नोन बाय द नेम ग्रेविटेशन। तो बोला कि हमारे पास दुनिया में कोई भी दो मास बॉडीज रहेंगी, बोल सकते हैं क्या, इन ए यूनिवर्स, इन ए यूनिवर्स, इन ए यूनिवर्स two masses always attract each other, always attract each other, always attract each other by a force known by the name, known by the name ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्यारा सा फोर्स यहाँ पे इजाद आया, और ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का चीज आया और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता क्या है यहाँ पे? लेट अस सपोज दो मास बॉडी है हमारे पास, एक है हमारे पास m1 मास और ये अपन लोग के पास है यहाँ पे m2 मास, और ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये m2 हमारे पास इस m1 को पकड़ के बोलेगा चल भाई इधर आ, ये m1 m2 को पकड़ के बोलेगा भाई साहब इधर आ जाओ मेरे तरफ। और ये जो फोर्स होता है अपन लोग के पास ये हमेशा अलोंग लगता है लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब ये जो फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब तुम्हारे पास दोनों मासेस के सेंटर्स के बीच के हमारे पास जो भी लाइन जॉइन करोगे उसी के अलोंग लगेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसी के अलोंग ये लगने वाला है। इस फोर्स का नाम हम लोग बोले क्या, ये है हमारे पास फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये क्या होगा अपन लोग के पास F21, ये होगा अपन लोग के पास फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो इसका मतलब F12 को हम लोग पढ़ते क्या है, F12 को पढ़ते हैं अपन लोग फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मतलब हमारे पास जो दूसरा मास है उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वन पे उसको हम लोग क्या बोलने वाले F12, और ये होगा अपन लोग के पास F21 का मतलब समझ गए फोर्स ऑन टू ड्यू टू m1। सर ये जो फोर्स होगा हमारे पास, तो लोगों ने बोला कि जो फोर्स है और इन दोनों के बीच का मैं बोला डिस्टेंस कितना है अपन लोग के पास r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास r है। तो जो फोर्स है अपन लोग के पास वह डिपेंड करने लगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला गया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये होगा हमारे पास कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इस कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करने वाली। सर ऐसा थोड़ी ना होगा, आप बोल दिए मान लिया, हाँ मानना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब कैपिटल G की वैल्यू होगी हमारे पास, दिस कैपिटल G की वैल्यू होगी हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये होगा अपन लोगों के पास पर केजी स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास इसकी यूनिट। और देख लो G की वैल्यू बहुत कम है, G की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर माइनस 11 है। क्या है अपन लोगों के पास, 10 की पावर माइनस 11 है, और इसकी वैल्यू बहुत कम है। अब 10 की पावर माइनस 11 है, तो ये हमारे पास पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। और ये जो वैलिड हमारे पास, जो ये फोर्स जो आता है हमारे पास, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, या तो दोनों मासेस जो होगा वह पॉइंट मास हो, या तो स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सर यहां पे क्या क्या चीज समझे, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये हमारे पास मीडियम में, आप कौन से मीडियम में रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक 10 केजी का मास, एक 20 केजी के मास हमारे पास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। आप इसको एयर के अंदर रखो, इसको लेके जाओ पेट्रोल के अंदर, उसको लेके जाओ समुद्र के अंदर, इसको लेके जाओ डीजल के अंदर, हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। जो फोर्स लग रहा था वही हमारे पास बाद में भी लगेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद ये देखा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दो जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना दूर डिस्टेंस पे रखा रहेगा फोर्स की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है हमारे पास, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसा हमारे पास, एक तरीके का सेंट्रल फोर्स है। ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है। सर ये सेंट्रल फोर्स होता क्या, सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, हमेशा कहां पे लगेगा, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ टू मासेस। इसका मतलब सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया हमारे पास, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट along line joining between their centers of two mass bodies जो दोनों मास बॉडीज हमारे पास उसके सेंटर से हमारे पास ये फोर्स हमेशा लगेगा।
और ये जो ग्रेविटेशनल मतलब सेंट्रल फोर्स का मतलब समझे ना, सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया एक ऐसा फोर्स जो हमेशा दोनों पॉइंट मासेस के, मतलब दोनों चार्ज, मान लो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के हमारे पास दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो हमेशा ये फोर्स कहां पे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर दो मास है तो ये कहां पे लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर मासेस। ये हुआ हमारे पास। उसके बाद अपन लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखा गया ये सेंट्रल फोर्स है अपन लोग के पास, और ये भी देखा गया अपन लोग के पास ये इसका जो वर्क डन हमारे पास, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक कंजर्वेटिव फोर्स। ये होगा अपन लोग के पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मतलब ये हमारे पास आप कौन से रास्ते से जा रहे हो उससे मतलब नहीं है। एक हमारे पास पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है, आप कहीं भी लेके जाओ ए से बी, आप कितने भी दूर से मतलब टहला के लेके आओ, जो वर्क डन हमारे पास, वर्क डन बाय ये कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत बता रहे हैं आप, भाई साहब दोनों भाई भाई हैं, समझ में आ रहा है। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिए तो क्लास 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम तरीके से हमारे पास फ्लो में जाने वाला है। सर यहां तक तो समझ में आ गया अपन लोगों के पास। कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या अपन लोगों के पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं ये चेंज नहीं होने वाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो फोर्स है अपन लोगों के पास, याद करना, ये जो फोर्स है बहुत ध्यान से समझियो, ये जो फोर्स है हमारे पास जनरली अप्लीकेबल होता है अपन लोगों के पास, अप्लीकेबल फोर पॉइंट मासेस के लिए अप्लीकेबल है। ये हमारे पास पॉइंट मासेस के लिए अप्लीकेबल है एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए अप्लीकेबल है। मतलब कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज रहेगा तो उसका टोटल मास को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कहां पे, सेंटर पे, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज समझे, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका ये जो फोर्स होगा हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स लगने वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है G m1m2/r², ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट मासेस के लिए। सर पॉइंट मासेस का मतलब हो गया, मतलब एक इतू सा, मतलब मासेस छोटा मोटा, मतलब मान लो छोटा मोटा, सही यार, छोटे मोटे मासेस के लिए एप्लीकेबल है। सर बड़ा सा मास का मतलब क्या हुआ, मान लो पूरा मास अगर सपोज करो एक बड़े से रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पूरा मासेस अगर मान लो एक सॉलिड स्फीयर पे तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये चीज। तो कहां कहां एप्लीकेबल हो सकता है हम लोग बात करेंगे। तो ये होगा हमारे पास एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज। ये होगा हमारे पास F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए हमारे पास, ये तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से पूरी बात। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। एक चीज यहाँ पे गौर करना, अगर मैं बात करूं कि मान लो ये अपन लोग के पास ये m1 मास था और ये अपन लोग के पास m2 मास था। ये फोर्स कैसे तुम बनाओगे, फोर्स बनाने का तरीका समझो। आप क्या करोगे, ये हमारे पास अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स, ये हमारे पास देखो ये लाइन ज्वाइन कर देना। अब ये होगा हमारे पास, इसको बोलने वाले F12 और ये होगा हमारे पास F21। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हमेशा पेयर में अकर करते हैं, ये हमेशा पेयर में अकर करते हैं। अगर ये वाला मास इसको अगर इधर पकड़ के खींच रहा है तो बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये वाला मास भी इसको पकड़ के उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस से इसको पकड़ के खींचेगा। अगर मैं बात करूं ये अपन लोग के पास, मान लो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सिस्टम, मान लो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो ये मतलब नेट फोर्स अगर मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे, नेट फोर्स अगर मैं पूछूंगा तो बताओगे यहाँ पे ये होगा अपन लोग के पास F12 वेक्टर प्लस क्या करोगे यहाँ पे F21 वेक्टर। अब देखोगे हमारे पास
F12 और F21 हमारे पास दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। F12 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 कहाँ गया F12, अरे भाई साहब F12 ये क्या होगा माइनस F21, बिकॉज ये होगा हमारे पास, मान लो ये, और मुझे पता है कि F12 वेक्टर किसके बराबर होगा अपन लोगों के पास, माइनस ऑफ F21 वेक्टर के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब F12 को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, ये होगा हमारे पास F21 माइनस करो यहाँ पे, प्लस ये होगा अपन लोग के पास F21 वेक्टर। तो यहाँ पे नेट फोर्स पूरे सिस्टम में कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो गया। सिस्टम का नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरे ये सिस्टम है, हमारे पास मान लो दो मासेस का सिस्टम है, सिस्टम एक मास से तो बनेगा नहीं, सिस्टम के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा होगा तभी तो सिस्टम बनेगा ना भाई। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक चीज याद करना हमारे पास, जब हम लोग नेट फोर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा अपन लोगों के पास, इसका मतलब आप यहां पे बोल सकते हो क्या, इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास मास इनटू, और कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। सर ये चीज तो समझ में आ गई, इसका मतलब सर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। सर इंडिविजुअल मास का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा, इंडिविजुअल मासेस का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, मगर दोनों का सम अगर तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कितना आने वाला है, जीरो। यहां तक समझ में आ गया, ये हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग क्या, ये होगा m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस ये होगा यहाँ पे m2 इंटू a2 वेक्टर डिवाइड बाई ये होगा अपन लोग के पास m1 प्लस m2। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है अपन लोग के पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इसको निकालने का तरीका होता है m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस ये होगा यहाँ पे m2 इंटू v2 वेक्टर डिवाइड बाई ये होगा अपन लोग के पास m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये कहानी आपको जाननी पड़ेगी, नहीं जानते हो आज से जान जाओ, आज से जान जाओ। सर ये आया कहां से, आया कहां से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, वो वहां से आया ये। तो सर नेट फोर्स तो जीरो हो गई हमारे पास, तो आप बोल सकते हैं ऐसा, आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्या, ये F12 वेक्टर किसके बराबर होगा अपन लोगों के पास, माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा। ये सही है क्या, ये 100% सही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब सर ये भी बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे नेट फोर्स अपन लोगों के पास कितना है, यहाँ पे जीरो है। हाँ सही है, ये भी हमारे पास नेट फोर्स जीरो वेक्टर के बराबर। सर क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ 1 ड्यू टू 2 की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, ना, गलत है ये बोलना, ये गलत है। सर क्यों गलत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोला कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, F12 निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा अपन लोग के पास G m1 m2 बाई, और ये कितना होगा r स्क्वायर, और कौन से डायरेक्शन में, आई कैप में। और ये बताओ यहां पे हमारे पास F21 निकालोगे तो क्या होगा, F21 वेक्टर, तो ये होगा अपन लोग के पास G m1 m2 बाई, और ये होगा r स्क्वायर, और ये कौन से डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में। देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे यहां पे, एक्सेलरेशन, अरे सॉरी, एक्सेलरेशन अगर निकालोगे यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा यहाँ पे G m1 m2 बाई r स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू मास, कौन सा मास लोगे 1 का, तो ये होगा यहाँ पे m1, और कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 ड्यू टू 2, ये होगा अपन लोग के पास प्लस G m2 बाई, ये होगा r स्क्वायर, कितना होगा, आई कैप हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 करोगे तो कितना होगा अपन लोग के पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पे निकाल लो तो ये हो जाएगा यहाँ पे G m1 बाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, माइनस आई कैप, ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, माइनस आई कैप हो जाने वाला है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में क्या होने वाला है, बराबर नहीं होंगे।
यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब F12 किसके बराबर है? माइनस F21 वेक्टर के बराबर है। नेट फोर्स 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे अगर ये चीज पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन नंबर 1 है कि हमारे पास मान लो एक 2 केजी का मास रखा हुआ है और एक 10 केजी का मास रखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये बताओ ये फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास। ये 2 केजी वाला 10 केजी पे कितना फोर्स लगा रहा है, 10 केजी वाला 2 केजी पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो मैं बोला ये 10 केजी वाला इसको इधर पकड़ के, बिकॉज लाइन अलोंग ज्वाइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब एक लाइन ज्वाइन कर लो और ये होगा अपन लोगों के पास, इसका नाम दे दो, ये 1 है हमारे पास और ये 2 है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास F12 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास F21। अब मुझे पता है कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं क्या लूंगा वैल्यू, हमेशा F ले लेता हूं। मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर के बराबर है। तो मैं इसको सिंपल F बोल लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। यही तो होगा। कैपिटल G M1 की वैल्यू है 2 और ये होगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई R स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये होगा 2 स्क्वायर। 2 से ये 2 मर गया। तो ये बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आई? फोर्स की वैल्यू आ रही है अपन लोगों के पास 2 5 10 मतलब 5G। 5G मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5G। ये बताओ G की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कितना होगा? पर केजी स्क्वायर। भाई साहब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास फोर्स की, ये बहुत कम है। 10 की पावर -11 का मतलब हो गया 0.00000। कहां तक? पॉइंट के बाद तुम्हारे पास 11 जीरो, मतलब समझ रहे हैं? ये फोर्स की वैल्यू इतनी कम है। इसका मतलब ये यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जनरली तुम्हारे पास हेवीएस्ट बॉडीज के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब हमारे पास दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर, आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट फॉर हेवीएस्ट बॉडीज, हेवी बॉडीज के लिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और छोटू मोटू मासेस के लिए 200 300 400 किलो वाले मासेस के लिए चल हट कोई बात नहीं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमारे पास अर्थ और सन, अर्थ तुम्हारे पास सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इसका मतलब सन उसको, अर्थ को तुम्हारे पास पकड़ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोका हुआ है, बाउंड है। इसका मतलब अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। सन का मास कुछ और है। अब इतना बड़े बड़े मासेस पे ये फोर्सेस जो होते हैं वह ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, और वही फोर्स जो है वह तुम्हारे पास बहुत सारे इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस, इंटरप्लेनेटरी तुम्हारे पास जितने भी गैलेक्सीज हैं, हमारे पास जितने भी बड़े बड़े हमारे पास प्लैनेट्स हैं, उन दोनों को, ये मतलब बड़े बड़े जितने प्लैनेट्स हैं उसको बाइंड करके रखा गया, उसको बाउंड करके रखा गया है। समझ में? तो यही जो फोर्सेज है हमारे पास, तो यहां से ये पता चला ये फोर्सेज बहुत स्मॉल है हमारे पास, नेग्लिजिबल है, और इसीलिए इसका इफेक्ट हम लोग को दिखता नहीं है। इसका क्वेश्चन कराने का ये रीजन था। सर ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2 बोल रहा है क्या? 2 सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सेम साइज का है और सेम मटेरियल का है। अब बोल रहा है कि हमारे पास कांटेक्ट में रखा गया, मतलब ये कांटेक्ट में इस तरीके से रखा गया। बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब जो फोर्स है वह कैसे वेरी करे। मैं क्या बताया था कि जो फोर्स है वह हमारे पास किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट मासेस के लिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल। तो हमारे पास सपोज करो ये कुछ ऐसा है अपन लोगों के पास, ये यहां पे हमारे पास एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर अपन लोगों के पास ऐसा है। तो इसका मास मान लो ये हमारे पास सेम मटेरियल का बना है, सेम मटेरियल का बना है तो डेंसिटी इसकी भी सेम होगी, इसकी भी डेंसिटी हमारे पास सेम होगी। अब बोल रहा है सेम साइज का है, तो वॉल्यूम हमारे पास सेम साइज का, तो सेम साइज का मतलब क्या हुआ? अगर इसका डिस्टेंस r है, ये हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये हमारे पास r है, और ये भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे r है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडीज रहेगा, तो टोटल मास हम लोग कहां पे एज्यूम कर लेंगे? सेंटर पे एज्यूम कर लेना। टोटल मास कहां पे एज्यूम कर लेना? सेंटर पे एज्यूम कर लेना। अब बोला अगर फोर्स हमारे पास, तो फोर्स कितना हो गया? ये टोटल मास यहाँ पे हमारे पास, ये मान लो मास m है, ये भी मास कितना होने वाला अपन लोग के पास m है,
मतलब टोटल मास हम लोग सेंटर पे एज्यूम कर लिए, और दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस आर टू आर हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा अपन लोग के पास, फोर्स किधर लगने वाला है, आप ड्रॉ कर दो एरो डायग्राम। ये वाला मास इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा, ये वाला मास इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा। तो यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, जी एम इंटू एम, और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे 2r², कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 2r²। अब मुझे पता है कि डेंसिटी किसके बराबर है, दोनों की डेंसिटी सेम है। अब क्योंकि मास, अब बोलोगे सर मास तो दोनों का सेम है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं। डेंसिटी किसके बराबर है यहाँ पे, मास बाई वॉल्यूम। आप यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप वॉल्यूम को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप इसको यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करो तो ये होगा कैपिटल जी, ये होगा अपन लोग के पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू ये कितना होगा अपन लोग के पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब डिवाइड बाई कितना होने वाला अपन लोग के पास 4r²। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ये तो पूरा कांस्टेंट है, रो इंटू 4/3 पाई, रो इंटू 4/3 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है हमारे पास। आर क्यूब इंटू आर क्यूब कितना हो जाएगा, r की पावर 6। ये होगा हमारे पास फोर्स इज समथिंग, मतलब मान लो यहाँ पे k है, और ये होगा अपन लोग के पास k r की पावर 6 डिवाइड बाई r²। अब सर k क्या है हमारे पास, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू रो इंटू 4/3 पाई डिवाइड बाई 4। ये पूरे को मैं एक कांस्टेंट मान लिया, तो ये बता ये क्या होगा हमारे पास r² से ये गया अपन लोग के पास बचेगा 4। मतलब जो फोर्स है वो कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, मतलब जो फोर्स है r की पावर 4 से वेरी करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। हमारे पास क्या है, एक फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसकी लेंथ हमारे पास, जिसका हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है, और एक बड़ा सा है उसका लेंथ हमारे पास कितना दिया है 12 दिया हुआ है। बोला नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका मास m है, तो इस पे हमारे पास पहले एक तो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे mg, और टोटल मास हम लोग एज्यूम्ड करेंगे सेंटर पे, और ये ब्लॉक के ऊपर फ्लोर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके वजह से आता है, कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया हमारे पास, इसका नाम दे दो यहाँ पे n1। अब ये बता इसका टोटल मास कहां पे एज्यूम करोगे, सेंटर पे, मतलब 12 है तो यहाँ पे L पे। ये होगा हमारे पास टोटल मास, यहाँ पे एज्यूम कर लो, इसका टोटल मास यहाँ पे एज्यूम कर लो। तो ये बताओ, मैं बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, लाइन एक्टिंग अलोंग जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये बताओ हमारे पास एक ये है, इसका मतलब यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दो, तो इसी के अलोंग हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर इसी के लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये होगा अपन लोग के पास एक फोर्स ऐसा लगेगा F, और ये अपन लोग के पास फोर्स ऐसा लगेगा F, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये L है तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास F है, तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये हो गया अपन लोग के पास। अगर ये L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। अगर ये 12 है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपन लोग के पास L, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, आधा L। ये डिस्टेंस L/2 है, तो ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2, L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हमारे पास पता चला यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा, ये ब्लॉक था, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है हमारे पास, इसका नाम दे दो n1, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बोलने वाले हैं mg, और एक हमारे पास ऐसे लग रहा है यहाँ पे फोर्स, ये होगा F। अब बोल रहा है क्या, फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे, मास फोर्स की वैल्यू निकाल ले, कितनी होगी हमारे पास, फोर्स की वैल्यू होगी G स्मॉल m इंटू 2m m1 m2 बाई r²। ये बता ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये देखो अपन लोग के पास ये डिस्टेंस कितना दिया L/2, ये भी डिस्टेंस कितना है अपन लोग के पास L/2 है, यहां से
यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना, L/2। ये L/2 है, तो ये बताओ ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे आप। एच स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा था, ये वाली लेंथ निकालनी थी, ये डिस्टेंस कितना था, L/2, ये डिस्टेंस कितना था, L/2, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये वाली डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये होगा अपन लोगों के पास डब्बा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर। तो ये बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, डब्बा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ L/2 स्क्वायर, और डब्बा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, ये होगा √2, ये होगा L/2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपन लोगों के पास L/√2, कितना आ जाएगा, L/√2। तो इसका मतलब ये होगा अपन लोगों के पास G स्मॉल m, और इसका मास कितना है 2m, तो G स्मॉल m इंटू 2m डिवाइड बाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डब्बा स्क्वायर, तो ये होगा यहाँ पे L/√2 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, 2 2 4, 4G m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, L स्क्वायर। यही तो होने वाला है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 4, 4G m स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। सर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अरे इन दोनों के बीच का एंगल निकाल नहीं सकते हो क्या, ये एंगल कितना होगा, थीटा है अपन लोगों के पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब L/2, बेस भी L/2 है, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1। यहां से ये मर गया, बचेगा हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। मतलब एंगल मुझे पता चल गया कि 45 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है अपन लोगों के पास, 45 डिग्री है। बोले नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। अब ब्लॉक तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है ना कि उड़ रहा है और तुम्हारे पास स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक तो एक जगह है, इसका मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा अपन लोगों के पास f cos 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट आ जाएगा f sin 45 डिग्री। एक कंपोनेंट आ जाएगा जिससे थीटा अटैच होता है उस पे cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट f sin 45 डिग्री। तो यहां पे बिकॉज ये वर्टिकल डायरेक्शन तुम्हारे पास समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0 इन ऑर्डर टू मेक इट ए इक्विलिब्रियम। अगर इसको इक्विलिब्रियम में बनाना है तो हमारे पास वर्टिकल वाले फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने वाले होंगे। इसका मतलब जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही हमारे पास नीचे फोर्स लगने वाला है। तो आप बोल सकते हो क्या, f sin 45 डिग्री प्लस n1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा अपन लोगों के पास mg के बराबर होगा। और यहां से आपके पास n1 की वैल्यू आ जाएगी, n1 की वैल्यू आ गई हमारे पास mg माइनस f/√2, sin 45 डिग्री इज 1/√2, और n1 की वैल्यू, f की वैल्यू आप पुटिफिकेशन करना और वैल्यू लेके आना। सर n1 की वैल्यू तो मिल गई, व्हाट अबाउट n2, n2 के बारे में क्या ख्याल है। n2 भी हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे अपन लोगों के पास एक 2mg लगेगा बिकॉज मास हमारे पास 2m है। दिस मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2m, दैट्स व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 2mg। ये हमारे पास 2mg होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा अपन लोगों के पास n2, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा अपन लोगों के पास। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा, फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और एक हमारे पास इधर आया फोर्स F, और इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 45 डिग्री। समझ में आया, बहुत अच्छी बात, नहीं आया उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। सर मजाक कर रहे हैं क्या, अरे यार 45 है, ये 90 है हमारे पास, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 है, 45। तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा f cos 45 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास f sin 45 डिग्री। और we all know that this block is in equilibrium. The net force in vertical direction must be 0. इसका मतलब नेट फोर्स अगर 0 है तो जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही हमारे पास नीचे फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब आप बोल सकते हो n2 इज इक्वल टू, ये होगा f sin 45 डिग्री प्लस ये होगा यहाँ पे 2mg, और यहाँ से आप n2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये होगा अपन लोगों के पास 2mg plus sin 45 degree is f/√2, and we can put the value of f
easily. We can put the value of f. F is something called 4gm square divided by l square. और आप प्यार से इसको बोलोगे ये n1 ये n2 और मुस्कुराते रहो और बोलो कि ये n1 n2 था, सर आसान था, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर? आई थिंक यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमारे पास क्या है बोल रहा है, अब सवाल को समझो। बोल रहा है कि अपन लोगों के पास 2 स्टेशनरी पार्टिकल हैं और एक का मास m1 है और m2 है, d डिस्टेंस अपार्ट में रखा गया है। A third particle lying on the line joining the particles experience a resultant gravitational force। मतलब समझो यहां पे हमारे पास बोला एक मास है यहां पे m1 और एक मास है अपन लोगों के पास m2। अब बोल रहा है क्या कि इस लाइन के अलोंग ये हमारे पास लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ m1 एंड m2 मासेस। तो बोल रहा है एक तीसरे मास को हम लोग लेकर आए, तीसरे मास को यहां पे रख रहे हैं, यहां पे तीसरे मास को लेटर सपोज रख रहा है यहाँ पे। अब बोल रहा है क्या कि उस पे उस मासेस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है अपन लोगों के पास 0 है। ये मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? अब मैं बोलूंगा कि मान लो ये पेन है, पेन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इधर और एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, मतलब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? नहीं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो तुम खुद फील करो कि अगर मान लो कि अगर सपोज करो पार्टिकल को मैं यहां पे रखता हूं, थर्ड पार्टिकल को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये बता ये m1 इसको पकड़ के खींचेगा, ये भी m2 इसको पकड़ के खींचेगा, क्या कभी 0 हो पाएगा? क्या नेट फोर्स कभी 0 हो पाएगा? नहीं। यहां पे भी आप रख के देखो, यहां पे अगर रख के देखोगे ये m2 पकड़ के खींचेगा, चल आ, बिकॉज यूनिवर्स के अंदर 2 मासेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये m1 बोलेगा चलो भाई साहब तुम भी आ जाओ इधर प्यार से, क्या कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब m1 और m2 को आप इधर भी नहीं रख सकते और उधर भी नहीं रख सकते। कहां रखोगे आप m1 और m2 को? आप कहां रखने वाले हो? रखोगे तो एक ही जगह, बीच में, कहीं ना कहीं बीच में, एग्जैक्ट सेंटर नहीं पता हम लोग को कहां, बट रखेंगे कहीं ना कहीं, बट रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको रखेंगे ये अपन लोग। ये हमारे पास सपोज करो मैं यहां पे रख दिया इसको, एक मास है अपन लोग के पास, प्यारा सा छोटू सा मास। अब मैं बोला ये डिस्टेंस कितना है अपन लोगों के पास, ये डिस्टेंस कितना है अपन लोगों के पास, दिस डिस्टेंस इज x। और बोल रहा है कितना डिस्टेंस d था, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था यहाँ पे d, और ये हमारे पास अगर d है ये x है तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, d माइनस एक्स, बिकॉज द सम ऑफ 2 लेंथ मस्ट बी ए d। तो अगर एक x है तो दूसरा d माइनस एक्स होना चाहिए सर ये चीज। अब देखो इस वाले ये m1 इसको पकड़ के खींचेगा, बोलेगा चल भाई इधर आ, इधर कहां f1 से इधर। ये वाला m2 इसको पकड़ के खींचेगा, तो चांसेस है कि यहां पे 0 हो सकते हैं, चांसेस है कि यहां पे हमारे पास इस मासेस पे नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। सब चांसेस तो है ना, 0 तो हो सकता है ना, चांसेस है तो क्यों नहीं वो चांस लिया जाए। चांस लेना पड़ता है भाई साहब जिंदगी में, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के कुछ मिलता है क्या जिंदगी में? नहीं। बिना रिस्क के तो गर्लफ्रेंड नहीं बनती भाई साहब। गर्लफ्रेंड से बात करने जाओगे तो सोचोगे क्या बोलेगी, गाली देने वाली है कि नहीं देने वाली है। तो अगर तुम सोच लिए कि गाली देने वाली है तो कभी बात ही नहीं कर पाओगे। तो पहले दिल पे पत्थर बांधना है और जाना है, बात कर लेना है। गाली देगी बताना नहीं है किसी को, और तुम्हारे पास तुमसे बात कर ली तो अपने दोस्तों के अंदर बता दो पूरा घूम के, अरे यार बात करी थी हमसे। और ये मत बोलो कि मैं बात करने का, कहना कि वह आई थी मुझसे बात करने के लिए। तो यार ऐसे करोगे तभी। जैसे ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम के ऊपर ये वाला m1 बोला चल इधर आ, ये वाला m2 बोला इधर आ, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। m1 बोलेगा मैं इक्विलिब्रियम है बाबा, चुपचाप से मैं यहाँ पे बैठूंगा, समझ में? तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तो m की वैल्यू, उसीलिए रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ने वाले हो यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे F1 की वैल्यू नेट फोर्स ऑन m पे हमारे पास नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब हो गया अपन लोगों के पास दिस F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ये F1 हमारे पास F2 के बराबर होगा। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, G स्मॉल m कैपिटल M1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास G स्मॉल m कैपिटल M2 डिवाइड बाय ये कितना होगा यहाँ पे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई साहब स्मॉल m से ये स्मॉल m मर गया, g से ये g मर गया, क्या बचेगा अपन लोगों के पास? आप क्या करो, d माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, m1 को डिनोमिनेटर में डालो,
बोलो भाई साहब इधर आ जा, इधर इधर। डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास m2 बाई m1, m2 बाई m1। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, आप करोगे सॉल्व तो ये होगा डी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ये होगा अंडर रूट m2 डिवाइड बाई अंडर रूट m1। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये होगा डी बाई एक्स माइनस वन, डी बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा हमारे पास डी बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास अंडर रूट m2 डिवाइड बाई होगा अपन लोग के पास अंडर रूट m1। वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू है तो माइनस वन इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वन, तो ये होगा अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइड बाई अंडर रूट m1। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी d टाइम्स ऑफ अंडर रूट m1 डिवाइड बाई ये होगा अपन लोग के पास अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? पहला वाला ऑप्शन पे तो m2 आ रहा है, नहीं नहीं गलत है, m2 ये आ रहा है मगर ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, करेक्ट होने वाला है। मतलब कहां पे रखोगे, डी टाइम्स ऑफ अंडर रूट m1 डिवाइड बाई अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। यहां तक क्लियर हुआ क्या? देखो गाइस टी शर्ट चेंज हो चुकी है, ब्लैक से तुम्हारे पास ये, क्योंकि यार लाइट चली गई थी कल तो इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आगे का यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। बोला है अपन लोग के पास दो मास है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास एक मास है उसको स्प्लिट किया गया हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर, m मास है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स के अंदर। तो मैं बोला एक मास है अपन लोग के पास स्मॉल m, तो दूसरा मास क्या होने वाला है m माइनस m। अगर एक मास 10 kg का है, सपोज करो दूसरा वाला एक छोटा सा मास है 2 kg का, तो जो रिमेनिंग मास बचेगा वो क्या होगा 10 माइनस 2 8 kg। बोल रहा है क्या सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस, और इसको हम लोग एक असेंबली के अंदर इसको हम लोग अरेंज करने वाले हैं। एक का मास m है और दूसरे का मास है अपन लोग के पास m माइनस स्मॉल m। अब बोल रहा है इसको कुछ सेपरेशन दे दिया गया कुछ डिस्टेंस पे, ये होगा हमारे पास स्मॉल r अपार्ट। बोल रहा है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन है, लेट अस सपोज ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड बाई डी एक्स को क्या करने वाले हो, जीरो करोगे। डिवाइड बाई डी एक्स को जब जीरो करोगे तो यहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लेट अस सपोज मैं बोला x इज इक्वल टू हमारे पास x1 और x इज इक्वल टू x2 पे हमारे पास ये पॉइंट जीरो हो रहा है, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। फिर आप क्या करते हो, डबल डेरिवेटिव निकालते हो, ये होगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने पे सपोज करो एट पॉइंट x1 पे इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो याद करना x1 कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। x1 कौन सा पॉइंट होगा अपन लोगों के पास, x1 होगा मैक्सिमा पॉइंट। x1 जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो x2 कौन सा पॉइंट होगा अपन लोग के पास, मिनिमा पॉइंट। याद करना लेस देन जीरो मीन्स मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो मीन्स मिनिमा। अब ये बताओ यहाँ पे हमारे पास दो मास है, एक चंगू मास है एक मंगू मास है। अपन लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अपन लोग को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बताओ ये कैपिटल M स्मॉल माइनस m, और मैं बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे हमेशा लगता है, इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ टू मासेस। दोनों मास के सेंटर पे हमेशा ये लाई करेगा। ये होगा हमारे पास, ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स हमारे पास ऐसे लगेगा, ये फोर्स F है और ये भी फोर्स हमारे पास F है। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे G स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल माइनस m डिवाइड बाई, और ये होगा अपन लोग के पास r स्क्वायर। अब बोल रहा है कि हमारे पास ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अपन लोग के पास df बाई डी स्मॉल m की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन वाला रूल यूज करो, ये होगा अपन लोग के पास d बाई dm, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास g स्मॉल m कैपिटल M
माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जो भी कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, जी बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जी बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्मॉल एम का कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल एम का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये होगा कैपिटल एम माइनस, और एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 0। ये बता जी बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी नहीं, तो बचेगा हमारे पास एक दूसरा वाला टर्म, वह 0 होने वाला, वह किसके बराबर होगा, कैपिटल एम माइनस 2m की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ से आपको स्मॉल एम बाई कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोग के पास 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपन लोग के पास, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये बताइए कब यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर 3 या 3 से ज्यादा अगर मास है और किसी एक मास पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बताना चाहते हो, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग मासेस है, तब हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो एक हमारे पास m1 मास है, एक अपन लोग के पास m2 मास है, एक अपन लोग के पास m3 मास है, एक अपन लोग के पास m4 मास है, एक अपन लोग के पास m5 मास है, ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे मासेस। मैं बोला ये अपन लोग के पास एक मास है, लेट अस सपोज ये स्मॉल m मास है। मैं बोला कि ये m5 भी इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये होगा अपन लोग के पास F5, और ये भी हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसका नाम कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, ये होगा अपन लोग के पास F1 दे दो इसका नाम। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे F2, और ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है अपन लोग के पास, ये वैल्यू हो जाएगी F3, और ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे। अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर सम करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कब लगाएंगे, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on any one mass is the vector sum of gravitational forces due to all remaining masses. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं बोला फोर्स ऑन एम पे मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स एम पे कैसे लग सकता है अपन लोगों के पास, ये होगा फोर्स ऑन एम ड्यू टू हमारे पास पहले मास की वजह से वेक्टर सम करना है, ये होगा फोर्स ऑन एम ड्यू टू 2 सेकेंड मास की वजह से वेक्टर सम करना है, यहाँ पे फोर्स ऑन एम ड्यू टू 3 ये वेक्टर सम करना है, ये होगा अपन लोगों के पास फोर्स ऑन एम, ये होगा यहाँ पे वेक्टर सम सो ऑन इस तरीके से। और मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी अपन लोग के पास जी स्मॉल एम m1 m2 बाई ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर, स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होगा, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कब लगाएंगे, जब 3 या 3 से ज्यादा अगर मासेस आपके पास हो और किसी एक मास पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सर कैसे यूज करना है, भाई साहब यहाँ पे अपन लोग के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टाइसेस पे अपन लोग के पास छोटू मोटू मास रखे हैं, यहाँ पे स्मॉल एम, और ये होगा अपन लोग के पास 2, और उसका साइड कितना दिया है, ए दिया है। बोल रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन मास m एंड 2m। तो बोल रहा है कि कोई एक मास है हमारे पास, 2 मास तो यहाँ पे सेम है और 2m मास हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। लेट अस सपोज मैं इस पे नेट फोर्स पहले निकालूंगा। नेट फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा इसको अपन लोग जूम आउट करते हैं, ये होगा अपन लोग के पास स्मॉल एम, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m। और ये बता इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होने वाला है यहाँ पे 60 डिग्री, और साइड की वैल्यू कितनी दी है, ए और ए दी। अब मुझे यहाँ पे नेट फोर्स चाहिए, किसके वजह से, इस स्मॉल एम पे चाहिए। तो ये बता स्मॉल एम पे कौन सा ग्रेविटेशनल, कौन से मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एक तो 2m लगाएगा, कौन से डायरेक्शन में, इधर लगाएगा अपन लोग के पास, इसका नाम दे दो यहाँ पे F2,
और एक इधर लगाएगा अपन लोग के पास इसका मास, ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे F। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में हमारे पास दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ ये बता F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे F1 की वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास G स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे F2 की वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास G स्मॉल m इंटू 2m डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपन लोग के पास a स्क्वायर। तो ये होगा अपन लोग के पास 2G m स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर हो जाएगा। और जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं एक नामकरण कर देता हूं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को बोलो ये क्या है अपन लोग के पास एफ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास 2f। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे दोनों एक दो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, और दोनों के बीच का ये हमारे पास एक तो है अपन लोग के पास 2f और एक वैल्यू है अपन लोग के पास f। दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, इस मास पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालो कैसे, हमारे पास नेट फोर्स ऑन m। तो ये होगा अपन लोग के पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ, याद है फॉर्मूला, दो वेक्टर है हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होगा यहाँ पे f स्क्वायर प्लस ये होगा 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f, और ये होगा यहाँ पे cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये बता 2 से ये हमारे पास 1/2 से और 2 मर जाएगा, बचेगा कितना अपन लोग के पास, बचेगा यहाँ पे अंडर रूट टाइम्स ऑफ 2f स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4f स्क्वायर, और ये होगा अपन लोग के पास 2f स्क्वायर। तो ये होगा 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 6f स्क्वायर, और ये होगा यहाँ पे 7f स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7f स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास अंडर रूट 7f, अंडर रूट 7f। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो आएगा m पे वो होगा अंडर रूट 7, और f की वैल्यू क्या आती है अपन लोग के पास g स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। ये होगा अपन लोग के पास m मास पे फोर्स कैसे आएगा। तो ये हमारे पास छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर मान लो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आपको निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये होगा अपन लोग के पास अंडर रूट 7f। तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच में आने वाला है, इधर एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, कुछ एंगल पे आने वाला है, वो एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए tan अल्फा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन लोग के पास बोल रहा है 3 पार्टिकल्स हमारे पास ये इक्विलेटर ट्राइंगल है अपन लोग के पास, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है अपन लोग के पास, और यहाँ पे 3 मास है वर्टाइसेस पे अपन लोग के पास इक्वल मास यहाँ पे रखा गया। एक का मास m है, ये भी m है, और ये भी क्या है अपन लोग के पास m है। अब बोल रहा है क्या अपन लोग के पास जो भी पार्टिकल है वह सर्कुलर मोशन कर रहा है अपन लोग के पास, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से सर्कल while maintaining their ओरिजिनल सेपरेशन। इसका मतलब m और m के बीच का जो डिस्टेंस है वह सेम रहेगा, मतलब a है, ये भी a है, और ये भी क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बोल रहा है डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ये बता, मान लो ये हमारे पास लिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी होगा। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होती है। मैं बोला इसका सेंटर कहाँ पे आने वाला है, इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा कहीं, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये जब भी अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स क्या बन जाने वाली है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स बनने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगने वाला अपन लोगों के पास, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का किधर लगने वाला है हमारे पास, टुवर्ड्स द सेंटर। अब बोलोगे सर ये क्यों, यहाँ पे देखो ये स्मॉल m और यहाँ पे हमारे पास
और ये वाला अपन लोग के पास जो स्मॉल एम है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एफ, और ये भी हमारे पास एफ लगाएगा। क्यों, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, एफ की वैल्यू हो जाएगी जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे ए स्क्वायर, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ये एंगल अपन लोग के पास 60 डिग्री है। तो मैं बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, लेट अस सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है हमारे पास, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा अपन लोग के पास, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। एंगल बाइसेक्टर का मगर अगर ये 60 डिग्री है वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अगर ये 45 है तो उसका आधा हो जाएगा, अगर 15 है तो 7.5 डिग्री हो जाएगा, अगर 90 है तो क्या होगा अपन लोग के पास 45 डिग्री। तो ये बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे। नेट फोर्स निकालने का तरीका वही होगा अपन लोग के पास अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये होगा अपन लोग के पास 2f स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास cos 60 डिग्री। यहाँ पे देखो इन दोनों वेक्टर के बीच का हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये cos 60 डिग्री से ये 2 मर जाएगा, बचेगा कितना अपन लोग के पास अंडर रूट 3f स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास अंडर रूट 3f। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास अंडर रूट 3f। तो जो ये अंडर रूट 3f है हमारे पास, ये यहाँ पे ऐड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल के तरफ एक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है जो सेंटर के तरफ आ रहा, वही क्या बन जाएगा अपन लोग के पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया अपना काम बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 3f किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई ना कोई जो फोर्स जो सेंटर के तरफ लगता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे अंडर रूट 3, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू होगी जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई, और ये होगा हमारे पास आर। अब इस आर की वैल्यू मेरे को चाहिए, यहां से यहां तक ये आर, यहां से यहां तक ये भी कितना होने वाला आर। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका अपन लोग के पास देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये कितना होगा अपन लोग के पास 90 डिग्री, ये होगा अपन लोग के पास a/2, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप cos 30 डिग्री की हम लोग कैसे लिखेंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, ये होगा a/2, हाइपोटेनियस की वैल्यू है r। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू ये होगा a/2r। r ये बता 2 से 2 मर गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई a/√3, r की वैल्यू कितनी आ गई अपन लोग के पास a/√3। यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करना और v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आराम से। अब कैसे निकलेगी, यहाँ पे इस m से ये वाला मर जाएगा m, और r की वैल्यू ये होगा यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा अपन लोग के पास gm बाई a स्क्वायर, और ये होगा अपन लोग के पास √3 इंटू, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी अपन लोग के पास a/√3, √3 से √3 मर जाएगा, ये a से a मर जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपन लोग के पास, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपन लोग के पास gm बाई a, और v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √gm बाई स्मॉल a। तो यहाँ से आपको मिल गया v की वैल्यू, यहाँ से आपको मिल गया v की वैल्यू। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड का मतलब हो गया एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगा, एक रिवोल्यूशन का मतलब कितना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करो। स्पीड कितना है अपन लोग के पास v, डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 2πr डिवाइड बाई स्मॉल a, ये होगा अपन लोग के पास कैपिटल T, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2πr डिवाइड बाई, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड की वैल्यू आराम से मिल जाने वाली है। ठीक है,